सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 29 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आज प्रथम खबर रक्षा क्षेत्र से आती है। नौसेना के लिए 26 रफ़ाल विमानों के सौदे पर मुहर। नई दिल्ली नौसेना विमानन में रफ़ाल विमान के सौदे पर हस्ताक्षर करते भारत और फ्रांस के अधिकारी और सुरक्षा बेड़े को मजबूत करने की पूरा प्रयास करा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं लापरवाही की आग, मातंगी मंसूबे, फिर प्रकृति और स्त्री बदलती सोच। लापरवाही की आग दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित एक झुग्गी बस्ती में लगी आग फिर ये बताने के लिए काफ़ी है कि हर मोर्चे पर चौकसी और व्यवस्था के को दुरुस्त रखने के सरकारी दावों की हकीकत क्या है। विडम्बना है कि सही पार्टियां विपक्ष में रहते हुए सरकार पर बदइंतज़ामी के आरोप लगाती रहती हैं, मगर वहीं सत्ता में आने के बाद जनता को उसके हाल पर छोड़ देती हैं। गौरतलब है कि रोहिणी में रविवार को अचानक लगी आग में करीब 800 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। अंदाज़ा लगाया सकता है कि उसमें रहने वाले लोगों के जीवन में कैसा तूफान आ गया होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर परिवारों का सब कुछ जल गया और उनके सामने अब गुजारा करने तक की मुश्किल आ गई है। खबरों के मुताबिक सूचना दिए जाने के बावजूद अग्निशमन सेवा के वाहन काफ़ी देर से पहुंचे, जिसमें आग की भयावहता और बढ़ गई। हालांकि बस्ती में संकरे रास्तों की वजह से दमकल को अंदर पहुंचने में मुश्किल हुई, जिससे समस्या और बढ़ी है। देखिए, ये हम जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना ऐसी घटनाओं में, सकरी गलियों में दमकल विभाग को पहुंचने में बहुत दिक्कतें आती हैं। ये कहीं न कहीं गलती सरकार की ही है और जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं उनकी है। जैसे कई खबरें दिल्ली में देखने को मिलती हैं कि गलियों में जगह होने के बाद भी फायर ट्रक नहीं जा पाता, क्योंकि वायर्स डले हुए हैं बिजली के, डिश के और वाईफ़ाई वगैरह के। ये गलती पब्लिक डिपार्टमेंट्स की है कि वो ढंग से मैनेज तरीके से चीज़ों को, या फिर कई-कई जगहों पे नालियाँ बहुत ओवरफ्लो हो रही होती हैं, या फिर रोडें बहुत ख़राब होती हैं, या फिर कूड़ा पड़ा होता है, तो फायर ट्रक चाह के भी अंदर नहीं जा सकता है। इससे बड़ा भारी जान-माल का नुकसान होता है। यहाँ पे ज़रूरत हमें, देखिए, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि दमकल विभाग की सारी गलती है कि वो आग नहीं बुझा पाती है, लेट आती है। दिल्ली में हम जानते हैं कि एक जगह दूसरी जगह जाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी बहुत बड़ी मशक्कत के बराबर होता है। उसमें भी मेन जो प्रॉब्लम है कि एग्ज़ैक्टली उस पॉइंट पे जाना जहाँ पे वो घटना हुई होती है, ये चुनौती फायर डिपार्टमेंट के लिए बन जाती है। और ये चुनौती बहुत ही मामूली सी बेवकूफ़ी वाली चीज़ों की वजह से होती है। जो कि मैंने आपको बताया है कि एंट्री के पॉइंट्स कंजस्टेड रहना, वायरिंग वगैरह ओपन रहना, सड़क ख़राब होना, पॉटहोल्स होना या कूड़ा पड़ा रहना। देखिए, साइड में पार्किंग होना, लोग अपनी गाड़ियाँ, स्कूटियाँ पार्क कर देते हैं। चलिए, ये तो फिर भी ठीक है, और लोग कहाँ ही पार्क करेंगे घर के बाहर। फिर भी जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं वो बिल्कुल भी इग्नोर कर दी जाती हैं। पब्लिक डिपार्टमेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएँ हो जाएँ तो भी इनको समय रहते कम करा जाए। सवाल है कि जिस वक़्त ऐसी झुग्गी बस्तियाँ बस रही होती हैं, उस समय सरकारी महकमे क्या कर रहे होते हैं, जो आग लगने के बड़े हादसों के बाद व्यवस्थागत कारणों का लेखा-जोखा पेश करते हैं। ऐसी बस्तियों में आने-जाने के रास्ते, बिजली, पानी प्रबंध, किसी बड़े हादसे के वक़्त आग बुझाने या अन्य तरीके की मदद पहुँचने के उपायों को लेकर शायद ही कभी उनमें कोई सरोकार देखा जाता है। यह बेवजह नहीं है कि गरीब वंचित तबकों के लोगों की रिहाइश पर हर वक़्त खतरा मंडराता रहता है। किसी भी हादसे का सबक यह होना चाहिए कि भविष्य के लिए ऐसे इंतज़ाम किए जाएँ ताकि इस तरह की घटना फिर ना हो। विडंबना यह है कि दिल्ली में आए दिन किसी न किसी इलाके में आग लगने और उसमें भारी नुकसान की खबरें आती रहती हैं। इस हर बार उसकी जड़ में आमतौर पर संबंधित महकमों को की लापरवाही होती है। अगर आग लगने की स्थिति से बचाव के इंतज़ाम सुनिश्चित कर दिए जाएँ और समय-समय पर उसे उनका निरीक्षण हो, तो बड़े हादसों से बचा जा सकता है। बिल्कुल वाजिब बात है। समस्या यहाँ पे ये नहीं है कि आग लगी, समस्या यहाँ पे ये होती है कि आग को बुझाने में समस्या क्यों आई? आगे बढ़ते हैं, अगला संपादकीय है प्रकृति और स्त्री बदलती सोच। विनीता परमार जी लिखती हैं, भाषा किसी भी समाज की संरचना और विचारधारा को दर्शाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होती है।
ये ना केवल संवाद का साधन होती बल्कि शक्ति संबंधों, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक धारणाओं को भी प्रतिबिंबित करती है। सभ्यता के विकास की शुरुआत दिनों में स्वभावतः मनुष्य प्रकृति के साथ प्रेम पूर्वक रहता था। तब मनुष्यों की भाषा प्रेम की भाषा थी, जिसमें हर वक्त वस्तु प्रकृति और के लिए चिंता का भाव था। उस काल में प्रकृति की एक जीव या स्त्री के रूप में देखा गया। विभिन्न संस्कृतियों के प्राचीन प्रतीकों और धार्मिक ग्रंथों में प्रकृति को स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। संतली भाषा में धरती तो धरती माँ, गोंडी भाषा में जंगल को जीवन, कोरकू भाषा में नदी को माँ कहा जाता है। कई देखिए कई सभ्यताएं हैं, मेक्सिको में जाके आप देखिए धरती को माँ संबोधित करा जाता है। कई कल्चर्स में, क्रिश्चियनिटी में और कई क्षेत्रों में ट्राइबल्स लोग होते हैं, वो अपनी मदर मानते हैं। आप असम में चले जाइए, कामाख्या टेम्पल में धरती को एक स्त्री के रूप में पूजा जाता है। दूसरी तरफ विशाल, कठोर और ऊंचाई से फेंक चौंकने वाले पहाड़, गर्जना करते समुद्र और झरनों को पुल्लिंग रूप दिया गया है। प्रकृति को जानने समझने के साथ जैसे जैसे वैज्ञानिक क्रांति आगे बढ़ी, प्रकृति की घोषण देने वाली छवि कमज़ोर होती गई। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान विज्ञान और तर्कवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रकृति को अब एक ऐसी शक्ति के रूप में नहीं देखा गया जिसमें सामंजस्य स्थापित किया जाए, बल्कि इसे एक ऐसी वस्तु के रूप में देखा जाने लगा जिसे नियंत्रित किया सके। मगर देखिए समाज, देखिए कैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, है ना, हम आगे जाने लगे, विकास विकास करने लगे, विकसित होने लगे, तकनीक, टेक्नोलॉजी, मशीनरी बनाने लग गए, तो अब हम प्रकृति को जीने की जगह प्रकृति को कंट्रोल करने का हर संभव प्रयास करने लगे। कंट्रोल करने का, कैसे हम इसे कंट्रोल करें? इस प्रक्रिया में प्रकृति की स्त्री छवि भी धुंधली हो गई और इसकी जगह एक ये यांत्रिक दृष्टिकोण ने ले ली। इस नई सोच ने प्रकृति को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जिसे जीतना था, ना कि एक ऐसी सत्ता के रूप में जिसे श्रद्धा और सम्मान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल जैसे जीतना है, उसे कंट्रोल करना है, संसाधनों को हमें कब्जे में लाना है। एक बात और ध्यान देना योग्य है कि वैज्ञानिकों ने तकनीकी रूप से प्रकृति के अधिकांश तत्वों को अजैविक माना है। मसलन मिट्टी, पानी, सूर्य, हवा सभी जीवित कारक नहीं माने गए। इस वजह से भी इनके साथ भावनात्मक जुड़ाव मुश्किल होता चला गया। फिर देखिए हमारा वैज्ञानिक आउटलुक आना शुरू हो गया, साइंटिफिक आउटलुक। तो साइंटिफिक आउटलुक क्या कहता है कि ये सिर्फ संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग्स, यूज़ करिए इनका आप। तो हम वो कनेक्ट भूल गए हैं। इस वजह से भी इनके साथ भावनात्मक जुड़ाव मुश्किल होता चला गया। इस समय कृषि की भाषा हल, अ, जोतने, फसल काटने, पीटने, रौंदने सरीखी होती गई। प्रकृति और स्थिति दोनों को नियंत्रित करने पर उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी, जिसमें पर्यावरणीय असंतुलन और सामाजिक असमानताएं पैदा हुई। भाषा और प्रतीकों के माध्यम से स्त्री और प्रकृति का शोषण तथा अधीनता को वैध ठहराने का प्रयास किया गया। पितृसत्तात्मक समाज में भाषा का उपयोग महिलाओं और प्रकृति के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। हालांकि इसके साथ ही प्रकृति की एक और छवि बनाई गई है, एक अनियंत्रित और हिंसक शक्ति की। तूफान, बारिश, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर ऋणात्मक चित्रण एक और इसे शोषित करने योग्य विनम्र सत्ता के रूप में देखता है, और दूसरी ओर इसे विनाशकारी शक्ति के रूप में विवेचित करना पितृसत्तात्मक समाजों में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के प्रति अपनाई गई दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। आज असीमित विकास और प्राकृतिक संसाधनों के मानव शोषण को सामान्य और स्वाभाविक माना जा रहा है। हम न केवल तेल, ऊर्जा, पानी, हवा और पेड़ आदि को संसाधन मानते हैं, बल्कि इनके लिए असंख्य संज्ञा शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये संसाधन असीमित है। वही ना, हमने इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाके सिर्फ संसाधन समझ लिया है, रिसोर्सेज हैं हमारे लिए ये। वो दिल से जुड़ाव ख़त्म हो चुका है। और देखिए विशेषकर आज देखिए, आज भी अगर आप ट्राइबल क्षेत्रों में जाएँगे, तो गाँव में चले जाइए, अब ट्राइबल तो बहुत दूर की बात हो गई, चलिए विलेजेस गाँव में चले जाइए, तो प्रकृति की हर रूप में पूजा होती है। पेड़ की, पौधों की, ज़मीन की, मिट्टी की। फिर आप और चले जाइए अंदर ट्राइबल क्षेत्रों में, वहाँ तो और दिल से पूजा होती है। हर चीज़ को एक अपना माना जाता है। मगर वहीं पे अगर हम आज के समाज की तरफ चले जाएँ, अर्बन लिविंग की तरफ, अर्बन साइंटिफिक आउटलुक की तरफ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ, तो हम लोग सिर्फ़ उस संसाधन के रूप में देखते हैं। शहरों में क्या बातें होती हैं? शहरों में जिस जिस ज़मीन को मालिक ज़मीन है, एक ट्राइबल व्यक्ति देखेगा, तो उसी उसी उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसे धरती माँ बोलेगा।
विलेजर भले ही उस पे खेती-किसानी करेगा, फिर भी उसकी रिस्पेक्ट करेगा। और शहर वाला कोई व्यक्ति एक बार को होगा तो उसे किस नज़रिए से देखेगा कि मात्र एक प्लॉट है जिसकी कीमत आने वाले सालों में बढ़ जाएगी। खत्म कहानी, यहीं पर ही दृष्टिकोण कितना बदल गया कि उस उसी क्षेत्र को, उस ज़मीन को देखने वाले लोग 3 हैं और तीनों का दृष्टिकोण अलग है। ट्राइबल लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। उससे निकली एक-एक चीज़ की पूजा कर रहे हैं। फूल, पेड़, पौधे हर चीज़ की पूजा कर रहे हैं। विलेजर्स भले ही उसका उपयोग करते हैं खेती-किसानी करके मगर फिर भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ज़मीन की। उस ज़मीन से निकलने वाली हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, उसे पूजते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। मगर उसी ज़मीन को जब कोई मॉडर्न आउटलुक वाले, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग, व्यक्ति, हम समाज देखते हैं, तो हम सिर्फ़ उसे एज़ एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं। उसी की लड़ाई जीवन भर लगी रहती है, कब्ज़ा करने की, हथियाने की, खरीदने की, इन्वेस्टमेंट करने की। हमारे लिए वो ज़मीन सिर्फ़ एक टुकड़ा है कि हाईवे से निकल ली है तो उसमें इन्वेस्ट कर दो। हम वो कनेक्ट ही भूल गए हैं। एक भौतिकतावादी जीवन में जी रहे हैं, जो कि रियलिटी बनता जा रहा है। पहले जहाँ महिला और प्रकृति दोनों के पोषण और संतुलन से जोड़ा जाता था, वहीं औद्योगिकरण के बाद दोनों को एक ऐसी सत्ता के रूप में देखा जाने लगा, जिस पर कब्ज़ा किए जाना आवश्यक था। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा में प्राकृतिक संसाधनों को शोषण करने योग्य बताया गया, जैसे भूमि का दोहन, ऊर्जा का उपयोग, उपभोग। शब्दावली ये संकेत देती है कि प्रकृति केवल मानव उपभोग के लिए बनी है। वही ना, देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यूज़ करिए बस आप। इको फेमिनिज़्म के दृष्टिकोण से भाषा को पुनः परिभाषित करना केवल शब्दों को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक न तरीका प्रदान करता है। इसमें ये विचार किया जाता है कि भाषा और प्रतीकों का एक ऐसा उपयोग हो जो समानता और परस्पर सम्मान को दर्शाए। उदाहरण के लिए स्त्रियों को अक्सर धरती, नदी, चंद्रमा या पेड़ के रूप में निरूपित किया जाता है। धरती को माता के रूप में दिया जाता है, जिसे सहनशील और पोषण देने वाली माना जाता है। इसी तरह स्त्रियों को भी सहनशीलता और त्याग की मूर्ति के रूप में देखा जाता है। लेकिन यह दृष्टिकोण स्त्रियों के अधिकारों और उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व को गौण बना देता है। स्त्रियों की तुलना में अक्सर नदी से की जाती है। स्त्री का जीवन नदी की तरह होता है। ये रूपक उनके परिवर्तनशील और बहने वाले स्वभाव को दर्शाता है, जो एक प्रकार से उनके अस्तित्व को दूसरों के अनुकूल होने तक सीमित कर देते हैं। इस रूपक के साथ स्त्री और नरी दोनों के जीवन को बांधने का काम समाज में शुरू हुआ है। स्त्रियां घर में एक सीमा के भीतर रहने लगी तो नदियों के सतत प्रवाह को रोके कर बांध बनाने लगी। भाषा में चांद, सस, मुखड़ा जैसे मुहावरे स्त्रियों की सुंदरता को चंद्रमा से जोड़ते हैं, लेकिन ये भी बाहरी रूप से सुंदरता के प्रति समाज के अत्यधिक झुकाव का प्रकट करता है। भाषा में स्त्रियों के लिए शब्दों से तुलना और उनकी भूमिका और स्थिति को नियंत्रित किया जाता है। ये तुलना कभी सकारात्मक होती है तो कभी अपमानजनक। कई जगह सकारात्मक प्रतीकों का प्रयोग को पुनः व्याख्या की जरूरत पड़े। परिवर्तन विचारों के साथ शब्दों से भी परिलक्षित होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे समाज के भविष्य को आकार देते हैं। अब आज एक नई चीज़ पता लगी, इको फेमिनिज्म। ये आप भी अध्ययन करिएगा, इको फेमिनिज्म बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। देखिए कैसे लिंक करा है इकोलॉजी, पर्यावरण को और फेमिनिज्म को। कैसे मानव का जो रुझान होने लगा कंट्रोल करने का, ना कि रिस्पेक्ट करने का, ना कि जीने का, कंट्रोल करने का। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल वेदा जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। कनाडा में इस समय चुनाव चल रहे हैं, तो कनाडा में देखते हैं माइक कार्नी जीतते हैं या कौन सरकार बनाएंगे वहाँ पे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान फिल्म निर्माता शेखर कपूर को पद्म भूषण प्रदान करती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ये कनाडा में आपके चुनाव हो रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा और डिटेल में करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। धन्यवाद।